अब की बार बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। और अब ये चुनाव कॉन्स्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर नमस्कार दोस्तों, देश चुनावी मोड में आ चुका है। सभी पार्टियां जोर आजमाइश के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं। जहां एक ओर सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी 400 सीट हासिल करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है। पीएम मोदी के लक्ष्य 400 सीट के बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा सिर्फ मैच फिक्सिंग करके ही ऐसा कर सकती है, जबकि असल में उसकी स्थिति खराब है। तमाम तरह के इन दावों के बीच हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर उस चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी या फिर लोग अब कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं? समझेंगे इस पूरे गणित को और आपको बताएंगे कि क्या बीजेपी की लहर है या फिर कांग्रेस आगे निकल रही है। साथ ही बात करेंगे कि चुनाव में संविधान की चर्चा क्यों हो रही है और इसके पीछे सच्चाई क्या है। दोस्तों, इस चुनाव में जो भी मुद्दे हैं, जिन भी मुद्दों को लेकर आपके मन में सवाल चल रहे हैं, उम्मीद है कि उन सभी सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसके लगातार 2 चुनावों के बाद भी नरेंद्र मोदी ही सर्वे सर्वा हैं। भाजपा हमेशा उन्हें विकास पुरुष की तरह प्रेजेंट करके वोट हासिल करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। देखा आपने, ये है हमारे प्रधानमंत्री। ये वही पीएम मोदी हैं जो चुनाव से पहले विकास का नगाड़ा बजाते थे, विश्व गुरु होने की बात करते थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनके बयान में पाकिस्तान, मुसलमान और मुस्लिम लीग जैसे शब्द वापस आ रहे हैं। यानी साफ है, जब जनता के बीच जाकर रिपोर्ट कार्ड बताने की बारी आई तो शायद गिनाने के लिए ज्यादा काम समझ में नहीं आया।
विकास कार्य दिखाने या गिनाने के बजाय पूरा चुनाव सिर्फ कम्युनल एंगल पर लड़ना चाह रहे हैं। इसके पीछे एक वजह भी है दोस्तों, और वो है विपक्ष का रोजगार, महंगाई और संविधान के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरते रहना, जिसका कोई सीधा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अभी तक तो नहीं दिखाई दिया है। दोस्तों, इस चुनाव में आपने संविधान का नाम भी जरूर सुना होगा, क्योंकि इस चुनाव में संविधान पर बड़ी बहस चल रही है। अब बात संविधान की आई है तो इस पर भी जिक्र कर लेते हैं। ये कांग्रेस वाले जरा कान खोलकर सुन लो, ये मोदी संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरी सरकार चलाने के लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। और अब ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का और कॉन्स्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। और बयान आ रहे कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को असली बात नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने, कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या बीजेपी आई तो वाकई संविधान बदल देगी, और क्या वाकई संविधान बदला जा सकता है दोस्तों? दरअसल ये सारी राजनीति गरमाई बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े के बयान से। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन के लिए बीजेपी को 2/3 बहुमत दिलाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार सीटें मिलने पर राज्यसभा बहुमत हासिल करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ही संविधान में बदलाव किए हैं या वो संविधान में बदलाव करना चाहती है। ऐसा भी नहीं है कि संविधान में अब तक संशोधन या कोई बदलाव किया ही नहीं गया है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। इसके अनुच्छेद 368 के आधार पर संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि इसकी मूल भावना में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। जून 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ। इसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है दोस्तों। कुल संशोधनों का औसत निकाला जाए तो हर साल करीब 2 संशोधन होते हैं। आपको बता दें कि यूं तो अब तक संविधान में सैकड़ों संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में केवल एक बार संशोधन किया गया है, और वो इंदिरा गांधी के शासन के आपातकाल के दौरान हुआ था। ये 42वां संविधान संशोधन था और अब तक का सबसे व्यापक और विवादास्पद। उस वक्त ऐसा लगा था कि इस संशोधन के द्वारा सरकार कुछ भी बदल सकती है। शायद यही वजह है कि इसे लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। वहीं इंदिरा गांधी ने एक ही संशोधन में 40 अनुच्छेद तक बदल दिए थे दोस्तों। अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने 10 साल की सरकार में भी संविधान में 8 बड़े संशोधन किए हैं। यानी साफ है कि संविधान बदलने और संविधान के रास्ते पर चलने की दुहाई महज चुनावी हथियार है, ताकि विरोधी को घेरा जा सके, वो चाहे कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की। खैर, अब जनता किसकी बात पर भरोसा करती है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।